नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसकी हम चर्चा पिछले वीडियो में कर रहे थे। उत्तराखंड लोअर PCS उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 का विज्ञापन आज यानी कि 13 दिसंबर 2024 को आयोग की वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिया गया है। आप चाहें तो आयोग की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है ये नोटिफिकेशन, क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा होगा 2021 में ये नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद एक लंबे समय से इस भर्ती का इंतज़ार था और इसमें काफ़ी अच्छी पोस्टें भी देखने को मिल रही हैं। अभी जो पोस्टों की संख्या है उस पर भी हम बात कर लेंगे, और आने वाले समय में इसमें कुछ पोस्टें बढ़ सकती हैं और इसके एग्ज़ाम की कब तक होने की संभावना है, इसको लेकर हम बात करेंगे। इसका जो सिलेबस है उसको लेकर हम बात करेंगे, और इसकी फ़ीस का स्ट्रक्चर किस प्रकार रहने वाला है, आपको कितनी फ़ीस जमा करनी होगी और लास्ट डेट क्या रहने वाली है, और इसका सिलेबस क्या क्या रहेगा उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिएगा दोस्तों, UKPSC ने जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिया है। इसमें देखिएगा आप, विज्ञापन की तिथि 13 दिसंबर है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है वो 4 जनवरी 2025, यानी कि मोटा मोटा आप मान सकते हैं 20 दिन का समय इसमें दिया गया है। ठीक है, तो आप चाहें तो इस एग्ज़ाम को जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आप भर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या सर्वर काम नहीं करता सही से, तो उस समय पे समस्या बढ़ जाती है। तो हो सकेगा जितना जल्दी हो सकता है आपको ये फॉर्म फिल कर देना चाहिए। और ये आवेदन भरने की जो प्रारंभ तिथि है, ठीक है, वो भी आज से ही शुरू हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा जो संशोधन की तिथि है वो भी देखिए, इसमें डेट मेंशन की गई है 4 जनवरी तक ये फॉर्म फिल किया जाएगा। उसके बाद ये ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन परिवर्तन की तिथि दी गई है 10 जनवरी से, ये विंडो ओपन हो जाएगी। और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन परिवर्तन की अंतिम तिथि जो रहेगी, यानी आप कब तक इसमें संशोधन कर सकते हैं, 20 जनवरी तक। ठीक है, तो ये 20 जनवरी तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं, ये आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा। और अभी हम आगे बात कर लेते हैं इसकी पोस्टों के बारे में और शैक्षिक योग्यता के बारे में, और कौन कौन सी पोस्ट इसमें आपको देखने को मिलेंगी। आमतौर पर हम जब बात करते हैं उत्तराखंड लोअर PCS या किसी अन्य PCS के बारे में, तो उसकी जो सबसे चार्मिंग पोस्ट होती है उसका ही ख्याल हमारे दिमाग में आता है। तो उत्तराखंड में जो सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है नायब तहसीलदार के द्वारा, उसमें सबसे अच्छी पोस्ट नायब तहसीलदार की मानी जाती है, यानी कि उत्तराखंड लोअर PCS में सबसे अच्छी पोस्ट नायब तहसीलदार को ही माना जाता है। और अगर अपर PCS की हम बात करें तो सबसे अच्छी पोस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस में जो होती है वो अभ्यर्थियों की SDM पोस्ट होती है। ठीक है, तो एक अच्छी चीज़ ये भी है कि अगर आप नायब तहसीलदार के द्वारा लगते हैं, इस पोस्ट के द्वारा आपका सिलेक्शन होता है नायब तहसीलदार के पद पर, तो सबसे पहले आपको ये अच्छा रहेगा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पोस्ट इसमें नायब तहसीलदार है। देखिएगा इसमें टोटल कितनी पोस्ट है, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आगे अन्य पोस्टों के बारे में भी। देखिए इसमें जो पोस्ट दी गई हैं, जो नायब तहसीलदार की पोस्ट हैं वो 36 पोस्ट हैं। ठीक है, 36 पोस्ट दी गई हैं। और इसमें सामान्य अनारक्षित की कितनी पोस्ट हैं, 18। अनुसूचित जाति की यानी कि SC की पोस्ट हैं 8 पोस्ट हैं। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति की ST की हैं 2 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की हैं 5 पोस्ट। और इसमें 3 पोस्ट जो है EWS की, यहाँ पर जो है क्रमवार विवरण दिया गया है। ठीक है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, ये पोस्ट में जो आरक्षण है, ठीक है, आंदोलनकारी आश्रित जो आरक्षण है वो इसमें लागू है। और इसके अलावा उपकारापाल की जो पोस्ट है, उपकारापाल की टोटल 14 पोस्ट हैं। ठीक है, गृह विभाग के अंतर्गत आता है। और ये जो नायब तहसीलदार है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, उपकारापाल डिप्टी जेलर माना जाता है ये, उसमें 14 पोस्ट हैं टोटल। ठीक है, 10 पोस्ट इसमें जो है जनरल की हैं, और 2 पोस्ट इसमें SC की है, और ST की कोई पोस्ट नहीं है। OBC की हैं 2 पोस्ट। ठीक है, EWS की कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोस्ट भी हो गई। इसके अलावा पूर्ति निरीक्षक की टोटल जो पोस्ट हैं वो आपकी 36 पोस्ट रहने वाली हैं। ठीक है, 36 पोस्ट इसमें देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है जनरल में ही देखने को मिलेगी। और इसके अलावा विपणन निरीक्षक, ठीक है,
विपणन निरीक्षक मार्केटिंग इंस्पेक्टर, ये खाद्य एवं आपूर्ति उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत ही ये जो है पोस्ट निकाली गई है। तो विपणन निरीक्षक के अंतर्गत टोटल जो पोस्ट है वो 6 हैं और जनरल की कितनी है, 5 पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये पोस्ट भी हो गई। श्रम प्रवर्तन अधिकारी, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर। ठीक है, जो श्रम प्रवर्तन अधिकारी होता है आमतौर पर इसमें जो इकोनॉमिक्स मांगा जाता है और जो है विशेष रूप से श्रम विभाग में कार्यरत होता है ये व्यक्ति जो अधिकारी बनता है। इसमें 5 पोस्ट हैं और टोटल, और जो है 3 पोस्ट इसमें जनरल कैटेगरी में है। ठीक है, आबकारी निरीक्षक, देखिए अभी आबकारी का रिजल्ट भी आया है। आबकारी में वो सिपाही की पोस्ट थी, यहाँ पर निरीक्षक की बात हो रही है, तो आबकारी विभाग में होता है ये। तो इसमें कितनी पोस्ट हैं, 5 पोस्ट हैं और जनरल ही हैं। टोटल 5 पोस्ट जनरल में ही एक काउंट होगी। उसके अलावा अन्य पोस्ट की हम बात करें, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक। ठीक है, गन्ना विकास निरीक्षक, और इसमें जो है गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग में है ये पोस्ट जो है। और इसमें जो है गन्ना विकास निरीक्षक में 2 पोस्ट हैं और 2 ही जनरल की हैं। गन्ना विकास निरीक्षक, केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर। ठीक है, इसमें जो है 6 पोस्ट हैं और 6 ही जनरल में है। ठीक है, खांडसारी निरीक्षक, ठीक है, ये भी जो है इसी विभाग में है और 3 पोस्ट है। 2 पोस्ट इसमें जो है जनरल कैटेगरी में, 1 पोस्ट अदर है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं टोटल पोस्टों का इसमें ब्यौरा दे दिया गया है। इसके अलावा जो आरक्षण है वो भी इसमें लागू है। इसके अलावा जो योग्यता है वो देख लेते हैं। नायब तहसीलदार बनने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी कि टोटल कितनी पोस्ट हैं, 36 पोस्ट हैं और समूह गए अराजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त है। ठीक है, पद का स्वरूप जो है ग्रुप सी अराजपत्रित में आता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ग्रुप सी में पोस्ट होती हैं उसमें किसी अदर स्टेट का बंदा फाइट नहीं कर सकता। ठीक है, किसी अदर स्टेट का कैंडिडेट इसमें फ़ाइट नहीं कर पाएगा और केवल राज्य के लोग ही इसमें फ़ाइट कर पाएंगे। पद का स्वरूप कैसा रहेगा, ग्रुप सी का है और अंशदायी पेंशन युक्त है। ठीक है, इसका वेतनमान जो लेवल 7 रहने वाला है, 44,900 से 1,42,400 तक इसका वेतनमान रहने की संभावना है। इसमें वेतनमान रहेगा। शैक्षिक अर्हता, देखिए इसमें जो है ग्रेजुएशन मांगी गई है और सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता। आपने ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अधिमानी अर्हता इसमें दी गई है। आपने या तो 2 वर्ष तक सेवा की हो प्रादेशिक सेना में या फिर एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपको प्राप्त हो। उपकार्यपाल में से जो है ये ब्यौरा दिया गया है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसकी फ़ीस देख लेते हैं। इससे पहले जो आबकारी निरीक्षण में देखिए फिजिकल का भी दिया है, तो ऊंचाई कितनी होनी चाहिए ये सब दे रखा है। और सामान्य वर्ग का इतना और अनुसूचित जाति का इतना, पर्वतीय क्षेत्र का इतना, तो आप देख लीजिएगा। और इसमें जो फ़ीस का स्ट्रक्चर है वो हम देख लेते हैं, फ़ीस किस प्रकार रहने वाली है। पूरा नोटिफिकेशन आप चाहें तो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट ukpsc.government.in पर। ठीक है, तो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर किस प्रकार रहने वाला है, फ़ीस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अनारक्षित के लिए 172 है और EWS के लिए भी 172 है। SC के लिए कितनी है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 172 है SC के लिए, और ST के लिए 82.5 रुपया। ठीक है, ये फ़ीस का स्ट्रक्चर है। और जो अनाथ बच्चे हैं कोई शुल्क नहीं है उनका। ठीक है, शारीरिक दिव्यांग, चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग के लिए 22 रुपया कोई ये कुल शुल्क है। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे। और इसके अलावा जो हम बात करने जा रहे हैं, इसका जो मेन पर्पज़ है बात करने का वो ये है कि इसका सिलेबस में किस प्रकार का बदलाव है और कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। देखिए इसके जो सेंटर है वो भी दिए गए हैं। ठीक है, कहाँ का इसकी जो है परीक्षा रहेगी वो सेंटर दिए गए हैं, यानी कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के सेंटर भी दिए गए हैं। ठीक है, देखिए साफ साफ दे रहा है। ठीक है, स्क्रीनिंग वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा का आयोजन निम्न नगरों में कराया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, ये प्रस्तावित है। और आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए ये सबसे मेन है इसमें जो सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे का ये पेपर होगा। और इसमें प्रश्नों की संख्या जो है 150 रहेगी। अधिकतम अंक कितने रहेंगे, 150 अंकों का ये परीक्षा होगी। तो इसमें कुछ विशेष बदलाव नहीं किया गया है, जैसे पहले परीक्षा हुई थी 2021 के समय पे, और वही परीक्षा उसी तरह से परीक्षा जो है आयोजन अभी किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो मेंस एग्जामिनेशन है, ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन में
100 नंबर का जो है हिंदी का पेपर होगा, 2 घंटे का होगा, ये प्रश्नों की संख्या 6 होगी। द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध का होगा, 100 नंबर का होगा ये अधिकतम, और 2 घंटे का होगा, और इसमें जो है प्रश्न 2 होंगे, ठीक है। 2 खंड में दिया जाएगा, खंड ए और खंड ब, उसमें से एक एक निबंध आपको सिलेक्ट करके, यानी कि 4-4 जो टॉपिक देगा, और 4-4 में से एक टॉपिक आपको सेलेक्ट करके उस पर निबंध लिखना है। तृतीय प्रश्न पत्र जो होगा वो 200 अंकों का होगा, और 3 घंटे इसमें मिलेंगे तृतीय प्रश्न पत्र में। देखिए ये जो जितना भी पोर्शन है सब लिखित परीक्षा है, ठीक है। लिखित परीक्षा है, इसमें साफ साफ दिया गया है लिखित परीक्षा विषय परक है, इसमें किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखने वाली चीज़ है। चतुर्थ प्रश्न पत्र जो होगा सामान्य अध्ययन द्वितीय का, यानी कि जीएस फर्स्ट का ये हो गया, जीएस सेकंड का ये हो गया। 2 पेपर अलग होगा, ये निबंध का, एक हिंदी का, ठीक है। 2 तो ये अलग ही हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं। इसके अलावा जो जीएस का फर्स्ट और जीएस का सेकंड, ठीक है, वो 200 अंकों के 2 होंगे, और इसमें जो है समय मिलेगा कितना, 3 घंटा। इसमें प्रश्नों की संख्या भी 20 होगी, और इसमें भी 20 होगी, यानी कि जीएस के दोनों पेपर में 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जिसके उत्तर आपको देना है, ठीक है। तो एक टोटल जो परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा कितने की होगी, 600 नंबर की परीक्षा होगी। इसके अलावा जो व्यक्तिगत परीक्षा यानी कि साक्षात्कार होता है, इसमें आपको 75 अंक लाना होगा, उसमें 75 अंकों की परीक्षा होगी। भाषा सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र न्यूनतम प्रतिशत कितना रहता है, 35% अंक लाना प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि जो हिंदी वाला पोर्शन है, ठीक है, देखिएगा हिंदी वाला पोर्शन है, इसमें 35 नंबर लाना इसमें अनिवार्य है, ठीक है। सामान्य हिंदी वाला जो प्रश्न होगा, प्रश्न पत्र होगा, इसमें 35% अंक लाना अनिवार्य, यानी कि 100 में से 35 नंबर आपको लाना ही होगा, ठीक है। तो ये इसका जो है स्ट्रक्चर रहने वाला है एग्ज़ाम का। प्रीलिम्स एग्ज़ाम सेम होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स, साइंस और एनवायरनमेंट। इसके अलावा जो उत्तराखंड वाला पोर्शन है वो आता है, और इसके अलावा कंप्यूटर भी पूछा जाता है। ये सब चीज़ें जो है इसमें शामिल होंगी, आपको विशेष रूप से इसको तैयार करना होता है। और 50 नंबर का इसमें क्या आता है, बुद्धिमत्ता वाला जो पोर्शन है, ठीक है, सामान्य बुद्धि परीक्षण। जैसे कि अभी हाल ही में आरओ का प्रीलिम्स हुआ था, पिछले वर्ष हुआ था ये, अभी तो मेंस हुआ है उसका। तो उसमें जो है 100 नंबर का जीके जीएस उत्तराखंड आता है, करंट अफेयर्स आता है, और 50 नंबर का क्या पूछा जाता है, रीजनिंग। इसमें रीजनिंग आएगी, रीजनिंग के साथ साथ आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन भी आपको सीखना होगा, ठीक है, ये पढ़ना होगा, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। तो मेंस एग्जामिनेशन को लेकर इतना ज़्यादा अभी सोचने की आवश्यकता नहीं है आपको। आपका जो सबसे ज़्यादा जो जटिल परीक्षा मानी जाएगी, इसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम ही माना जाएगा, क्योंकि इसमें भीड़ जो है ज़्यादा होती है, इसमें कैंडिडेट ज़्यादा अप्लाई करते हैं, ज़्यादा लोग इसमें जो है परीक्षा में बैठते हैं, और मेंस एग्ज़ाम के बाद ये परीक्षा जो है काफ़ी हद तक इसमें जो कैंडिडेट काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयार करना होगा। इस बार एक बदलाव देखने को जो मिला है वो ये है कि उत्तराखंड वाला पोर्शन इन्होंने जोड़ दिया है, ठीक है। आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं, जैसे कि जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें आपको उत्तराखंड की राजनीतिक व्यवस्था भी और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था ये सब पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो जीएस के फर्स्ट के जितने भी विषय हैं उसमें आपको उत्तराखंड भी ऐड कर लेना है, ठीक है। जीएस के सेकंड पेपर में आपको उत्तराखंड भी ऐड कर लेना है। जो जो विषय हैं, जैसे कि राजनीति से अगर कोई भारत की राजनीति से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको उत्तराखंड की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो अगर जो है भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, तो आपको उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से संबंधी उसकी योजना और कार्यक्रम के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इस तरह से आप जब चीज़ों को एनालाइज करेंगे, चीज़ों का विश्लेषण करेंगे, आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे, तो आपको निश्चित रूप से मेंस में भी सफलता मिलेगी। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी है कि आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम में ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स एक बहुत बड़ी इसमें बाधा बन जाती है। अगर आपका प्रीलिम्स तैयार नहीं है तो आप मेंस नहीं निकाल पाएंगे, मेंस में बैठ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इसमें आवश्यक यही हो जाएगा, ठीक है, कि आपका प्रीलिम्स क्रैक हो, प्रीलिम्स के बाद ही आप मेंस में अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। तो विशेष रूप से ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है आपके लिए, और प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, उसकी जो स्ट्रेटजी है, वो उसके बारे में अगली वीडियो में चर्चा करूँगा। आप चैनल पे बने रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।